Hello everyone, this is Keshav Verma and today in this session of Indian Polity, we will be discussing about the Government of India Act 1935, Govt.of, the Cripps Mission 1942, Indian Independence Act 1947. सो देखेंगे इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया के हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से पहले भी हम काफ़ी एक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप पहले की वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ही ये स्टोरी आपको आगे समझ में आएगी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखेंगे इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कंसिडर्ड एज द मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का एक जो मेन सोर्स माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से को। About 70% of the content of Indian Constitution is taken from Government of India Act 1935। 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें से लगभग 70% जो आज का प्रेजेंट डे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहीं से कंसेप्ट लिए गए हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, द कंसेप्ट, द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द कंसेप्ट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। The concept of all India federation, what do you mean by the federation? Federation means the union of states. All India federation could not be established as it was not supported by the princely states। देखिए उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे सीन क्या था इंडिया का, उस टाइम पे देखिए फेडरेशन का मीन हमने बताया कि गो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। एक्चुअली उस टाइम पे दो सिस्टम था, एक था प्रोविंशियल स्टेट्स या प्रोविंसेस और दूसरा जो हमारा सेक्शन इंपॉर्टेंट था वो है राजवाड़ा, जिसमें राजा लोग शासन करते थे। जो ब्रिटिशर्स का मेन सेक्शन था राज का, जिसको कॉलोनी बोला गया, वो थी प्रोविंसेस। 11 प्रोविंसेस देयर वर इन इंडिया। और रजवाड़ों का था, हालांकि काफ़ी इंडिपेंडेंट थे कुछ डिसीजन लेने के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन थे फॉर एग्जांपल मिलिट्री से रिलेटेड हैं या एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड हैं, उनका इंचार्ज होगा गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। सो कंसेप्ट ऑफ इंडिया फेडरेशन लाया गया इस एक्ट के जरिए, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रोविंसियस। जो राजा लोग थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया फेडरेशन के कंसेप्ट को, सो दिस कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट, कंटेन 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था इसके अंदर 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल थे। नॉट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू स्टिल रिमेंबर इट। ओके, सो नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड पावर इनटू द 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? फेडरलिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। देखिए मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ऐसा ही कुछ सिस्टम प्रेजेंट डे भी है। फेडरलिस्ट यू कैन से द यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट यू कैन से द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, द कंकरेंट लिस्ट सेम इज हेयर। ओके, सो क्या क्या प्रोविजन है वो देख लेते हैं एक बार इनके। यस, फेडरल लिस्ट के अंदर जो आपके टॉपिक थे जिसके ऊपर प्रोविंसेस आपके कानून बना सकते हैं वो थे 54 सब्जेक्ट्स के ऊपर, सॉरी 59। प्रोविंशियल फेडरल लिस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है कानून बना सकती है, उसमें जो टोटल सब्जेक्ट्स थे वो तो 59। प्रोविंशियल लिस्ट में सब्जेक्ट्स है 54 ऑन विच द प्रोविंसेस कैन मेक लॉज। कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे वो थे 36। ओके, देखिए फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब आगे के लेक्चर में हम काफ़ी डीपली देखने वाले हैं जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। ओके, देखिए कहीं ना कहीं पे जब 3 लिस्ट बनाई गई हैं, स्टेट का अलग पावर है, प्रोविंसेस को अलग पावर है और कॉन्करेंट लिस्ट में अलग पावर है। सो वी कैन से दैट देयर इज स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ओके, देखिए पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1858 तक ब्रिटिशर की कोशिश थी कि पावर को सेंट्रलाइज किया जाए, but after the revolt of 1857 the process of decentralization start in India। So this is one of the major step towards the decentralization of power in India। Okay, federalist, provincialist and concurrent list। Okay, आगे चलते हैं। Residuary powers were vested in the viceroy of the India। Okay, देखिए 3 लिस्ट हमने देख ली, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सो इन लिस्ट से अलग अगर कोई सब्जेक्ट होगा, कोई टॉपिक होगा, उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार होगा, वो होगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया को। सो रेजिडरी पावर्स या रेजिडरी सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी लिस्ट में नहीं होते, उसके ऊपर पावर बनाने की जो
उसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो होगा आपके वाइसराय ऑफ इंडिया के पास. दिस प्रोविजन वाज आल्सो मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 abolished डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल और एट प्रोविंसेस. देखिए हमने डिस्कस किया था साइमन कमीशन 1927, उसके अंदर भी ये एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि डायरकी है जो प्रोविंशियल लेवल पे, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उसको अबॉलिश किया जाए. सो इसको सेम हियर वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1935 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ओके, सो अबॉलिशन ऑफ डायरकी सिस्टम इन प्रोविंसेस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोविजन दैट वाज मेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. स्टार मार्क करके आप लिख लीजिए, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट वन. प्रोवाइडेड डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल बट डिड नॉट केम इनटू द फोरस. ओके, डायरकी सिस्टम को सेंट्रल लेवल पे भी अप्लाई करने की कोशिश की थी, बट इट कुड नॉट बी अप्लाइड और एस्टेब्लिश्ड. ओके, abolished Council of India, which were established by the Government of India Act 1858. Now, the Secretary of the State for India was to be provided with the team of advisor to carry out his duties. जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत बनाई गई थी, उसको अबॉलिश किया गया. और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया थी, हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया, हु वाज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन, उसको असिस्ट करने के लिए बनाई गई टीम ऑफ एडवाइजर्स टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज. ऑलराइट, सो दिस इज आल्सो ए इम्पोर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं. एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस वाज आल्सो एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन, not as subordinate to the governor general. So we can say again the concept of responsible government. देखिए 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें ब्रिटिशर्स कहने लगे थे, वी विल गिव यू ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वी विल गिव यू ए आंसरेबल गवर्नमेंट. ओके, सो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट भी दोबारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, इंडियंस को दिखाने की कोशिश की, हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे रहे हैं. अब इन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए देखिए पहले जो गवर्नर था एक प्रोविंस का, वो रिस्पॉन्सिबल था, आंसरेबल था कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के. लेकिन इस एक्ट के जरिए प्रोविज़न बनाया गया कि गवर्नर जनरल के प्रति जवाबदेही नहीं होगी गवर्नर की, या वाइसराय के प्रति जवाबदेही नहीं होगी. ही विल बी डायरेक्टली responsible to the British Crown. On behalf of Crown, he was working on behalf of Crown. Okay, so we can say responsible government, concept of responsible government again. Alright, next point. Veto power was given to the governor over the legislation action. देखिए लेजिस्लेचर में जो कानून बनेंगे उसके ऊपर वीटो पावर दी गई गवर्नर को. वीटो पावर मीन ही कैन स्टॉप और ही can avoid the rules and regulations that were made by the legislature of a province. Okay, veto power दी गई गवर्नर को. It is also a important point, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है. Veto power was given to the governor over the legislation action. Okay, next one. The Government of India Act 1935 introduced bicameralism in Bombay, Madras, Bengal, Bihar, Assam and United Provinces. And in the rest 5 provinces the legislature was unicameral. देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंडिया की उस टाइम पे पोजीशन क्या थी, एक तरफ 11 प्रोविंसेस थी, बाकी के सभी प्रोविंशियल स्टेट से. सो जो 11 प्रोविंसेस थी उनमें से 6 में बाईकैमरलिज्म कंसेप्ट को लागू किया गया. ओके, सो देखिए पहले स्लाइड में भी हमने देखा था बाईकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट था. यस लुक एट हियर. यस, वेयर इट इज. Leave it, we will discuss it later. Okay, the next point. This act extended separate electorate for depressed class, women and laborers. देखिए अब डिस्कशन करते हैं हम 1909 से. 1909 में सबसे पहले पार्लियामेंट और रिफॉर्म्स के जरिए ये मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई. उसके बाद 1919 में ये डिस्कस किया गया for Sikhs, Christians and Anglo-Indians. Okay, so this act of 1935 extended the separate electorate for the depressed class, women and laborers also.
Alright, make a point of it. Next one, right to vote was also provided by this act, but with this act only 10% of the population got the voting right. कौन कौन लोग थे जो वोटिंग दे सकते थे, वोटिंग कर सकते थे? Only few people were allowed to vote. The right to vote was based on the tax, property, education and loyalty to the British government. Okay, so जो लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, बुर्जुआ लोग के क्लासेस के लोग थे, जो ब्रिटिशर्स को अच्छा समझते थे, यहाँ के लिए उनको लगता था कि ये अच्छा कर रहे हैं काम, उन्हीं लोगों को राइट था कि वो वोट कर सकते हैं. उनमें क्या क्या बेसिस बनाया गया पता, टैक्स का, जो लोग टैक्स भर रहे हैं पूरा, प्रॉपर्टी के ऊपर भी कुछ इन्होंने पॉइंट्स बनाए, एजुकेशन, पढ़े लिखे लोगों को, लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, सो राइट टू वोट was also provided by this act. With this act only 10% of the population got the voting right. Okay, so next one, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस एक्ट से रिलेटेड. This act established Reserve Bank of India, that is called RBI. Okay, in the year 1935. very important, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है. RBI की स्थापना कब की गई? By which act it was established in India? Government of India Act 1935 established the Reserve Bank of India in 1935. इसको पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है. Okay, so next point regarding RBI, established by the recommendation of the Hilton Young Commission in the year 1926. ओके, हिल्टन यंग कमीशन था इन द ईयर 1926. उसने ही रिकमेंडेशन दी थी कि इंडिया का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जिसको RBI कहा गया इन द ईयर 1935. सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन इन द ईयर 1926. ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, सो प्लीज मेक ए पॉइंट ऑफ इट. ओके, established at Calcutta in the 1935 and in the year 1935 shifted to Mumbai. कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी 1935 में, और लेटर ऑन इन द ईयर 1937 इट वाज शिफ्टेड टू द मुंबई. ओके, सो इसका पॉइंट मान लीजिए आप. नेक्स्ट वन, हेडक्वार्टर ऑफ RBI, एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लेता है. हेडक्वार्टर ऑफ RBI इज एट मुंबई. नेक्स्ट वन, मुंबई इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर कई बार दे देता है क्वेश्चन, ये कई बार देखने को मिला है. सो मेक ए पॉइंट ऑफ इट. मुंबई इज ऑल्सो नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ India. Sir Osborne Smith was the first office holder of RBI. Sir Osborne Smith. Okay, एग्जाम के अंदर पूछ ले, who was the first office holder of the RBI? So your answer will be Sir Osborne Smith. And C.D. Deshmukh. C.D. Deshmukh was the first Indian governor of RBI. very important, एग्जाम के अंदर बहुत बार देखने को मिला क्वेश्चन ये. was the first इंडियन गवर्नर ऑफ RBI. सो योर आंसर विल बी C.D. देशमुख. ओके, सभी पॉइंट को आप नोट्स बना के लिख लीजिए, एग्जाम के अंदर बहुत बार देखने को मिले हैं सभी क्वेश्चन. ओके, सो आगे चलते हैं और देखते हैं स्लाइड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके. तो नेक्स्ट वन, दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है. फेडरल कोर्ट, यू कैन से द सुप्रीम कोर्ट. फेडरल, जब भी मैं फेडरल की बात करता हूँ, दैट्स मीन वी आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, federal actually mean a division of power, but here when I'm talking about the federal court, it means Supreme Court. Okay, federal court was set up in the Delhi in the year 1937 under the Government of India Act 1935 in the Chamber of Princes in the Parliament building of Delhi. जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था पार्लियामेंट में, उसके अंदर ही ये कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी इन द ईयर 1937. ओके, सो एग्जामिनर का एक बार फिर से एक फेवरेट क्वेश्चन हुआ, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट. सो मॉरिस गायर, MAURICE Morris Gayer was the first chief justice of federal court, which was established in the year 1937 under the Act of Government of India Act 1935. Okay, next one, Federal Railway Authority to be established for looking after and managing Indian railway network. This was also a provision that was made under the Government of India Act 1935. So आगे चलते हैं. ओके, देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इवन बार पूछे गए हैं. सो लुक एट द क्वेश्चंस.
ओके, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के वो सभी हमने देख लिए। सो प्लीज़ आप इनके नोट्स बना लीजिएगा। अगर अभी तक कुछ पॉइंट आपके रह गए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी इन क्वेश्चन जो भी पॉइंट्स बताए हैं इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अपने नोट्स आपने जो साथ के साथ बनाए हैं उनमें रिवाइज कर लिए। जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं कृपया वीडियो को दोबारा देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अपने आप से सोल्व करें, मेरे बताए के अनुसार ना सोल्व करें। सो होप आपने ये वीडियो दोबारा देखी होगी या फिर अपने नोट्स दोबारा पढ़े होंगे। सो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट ए फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का नहीं है? ओके, फर्स्ट पॉइंट, डायरकी एट द सेंट्रल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेवल। नेक्स्ट वन, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया फेडरेशन। ओके, एक एक करके देखते हैं सभी पॉइंट्स को। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्लियरली बोला था रिगार्डिंग द अबॉलिशन ऑफ डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड रिकमेंडेशन फॉर द डायरकी एट द सेंट्रल लेवल। तो ये तो बात ठीक होगी, डायरकी एट द सेंटर, लेकिन ये पॉइंट आपका गलत हो गया, एट द प्रोविंशियल लेवल। सो योर फर्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग। ओके, आगे देखते हैं एक मिनट। हालांकि देखिए पहला ही हो गया तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन यही जाएगा। आगे भी देख लेते हैं एक बार। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इसका भी कंसेप्ट, इसका भी रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की जाए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहाँ से शब्द आ गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का देखिए, जो प्रोविंस का गवर्नर था, हमने अभी पॉइंट में डिस्कस किया था, he was responsible, he was answerable to the British Crown, not the Governor General or Viceroy of the India. That was an important point that we have discussed earlier. So provincial autonomy भी थी, बिल्कुल राइट है। ऑल इंडिया फेडरेशन, सबसे पहले पॉइंट हमने यही डिस्कशन किया था। ओके, सो योर फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरकी एट द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेवल, दिस पॉइंट विल बी रॉन्ग। ओके, सो योर ऑप्शन 1। देखिए यूपीएससी प्रीलिम 2002 क्वेश्चन, देखिए हमने सभी पॉइंट डिस्कशन किए हैं। क्वेश्चन यूपीएससी हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, डायरेक्ट आता है, थोड़ी सी बातों को घुमा फिरा के देता है। अगर आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हैं तो नो ऑब्जेक्शन ओवर देयर, सभी के सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर, yes, the provincial autonomy, the establishment of federal court, all India federation at the central level. So look at your notes, look at the videos, that the point we have discussed earlier. First point, the provincial autonomy, yes, बिल्कुल अभी पहले पॉइंट में मैंने डिस्कशन किया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इन्होंने माना क्योंकि गवर्नर वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश क्राउन, नॉट द गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ऑफ द इंडिया। ओके, so first point absolutely right. The establishment of federal court, yes, ये भी बिल्कुल राइट है क्योंकि the establishment of federal court was done in the year 1937 at the Prince's Chamber in the Parliament in New Delhi. Okay, so establishment of federal court, this point also gonna right. Next point, all India Federation at the center. देखिए ऑल इंडिया फेडरेशन का पॉइंट सबसे पहले ही डिस्कस किया था, बट इट कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, लेकिन प्रोविजन तो ये किया था। सो ऑल ऑफ आवर 3 पॉइंट्स गोना राइट। सो योर ऑप्शन 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3. So last option 1, 2, 3 all are right. Okay, question asked in UPSC prelim 2006, not a difficult question for you. Next one, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। Okay, the next and very important question, UPSC prelim 2001 question. So the next question, the real intention operators to include the princely state in the federal union proposed by the government of India Act 1935 was to, okay, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के लिए the real intention of the Britishers आएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा of the Britishers, the real intention of the Britishers to include the princely state in the federal union proposed by the government of India Act 1935 was to, प्रिंसली स्टेट को फेडरल यूनियन के अंदर
रखने का जो प्रपोजल दिया गया था उसके पीछे ब्रिटिशर्स की रियल इंटेंशन क्या थी। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज मोर एंड मोर डायरेक्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट्स। चलो एक बार देख लेते हैं सभी पॉइंट्स, उसके बाद डिस्कशन करेंगे एक एक को। सेकेंड वन, इन्वॉल्व द प्रिंसली प्रिंसेस actually in the administration of the colony. Third point, finally affects the complete political and administrative takeover of all the princely state by the British government. Next one, use of the princes to counterbalance the anti-imperialist doctrine of the nationalist leaders. Okay. सो आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? प्लीज़ आप कमेंट में इसका मेंशन कीजिएगा आंसर, अगर आपने इसका आंसर देख लिया है तो। सो फर्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज मोर एंड डायरेक्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट्स। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के दौरान हमने पहले भी डिस्कशन किया, पहले के 2 क्वेश्चन में ये पॉइंट डिस्कशन किया कि यहाँ पर गवर्नर वाज रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू द ब्रिटिश क्राउन, ही वाज वर्किंग ऑन द ब्रिटिश क्राउन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसली क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। ओके, सो दिस पॉइंट गोना रॉन्ग। डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नर के पास था, हालांकि वीटो पावर थी, बट वी कैन नॉट से एक्सरसाइज मोर एंड मोर डायरेक्ट कंट्रोल, ऐसे आप नहीं बोल सकते। नेक्स्ट वन, इन्वॉल्व द प्रिंसेस एक्चुअली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलोनी। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं रखना चाहते, वो क्यों रखेंगे? वो डायरेक्ट कंट्रोल रखना चाहते थे अपना। दे वांट टू कैप्चर द पावर, दे वांट टू सप्रेस द रिवॉल्यूशन, दे वांट टू डिवाइड एंड रूल द पॉपुलेशन। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो प्रिंसेस में ही इतना इंटरेस्ट होता उनका एडमिनिस्ट्रेशन में लेने का, तो क्यों वो दोबारा फिर कम्युनिकल रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते? सो दिस पॉइंट ऑल्सो गोना रॉन्ग। फाइनली इफेक्ट द कंप्लीट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक ओवर ऑफ ऑल द प्रिंसली स्टेट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नो, दिस पॉइंट ऑल्सो गोना रॉन्ग, क्योंकि देखिए फर्स्ट पॉइंट था जो ऑल इंडिया फेडरेशन, उसके अंदर भी एक कंसेप्ट था कि ब्रिटिश जो जितने भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं और जितनी प्रोविंसेस हैं उन सबको एक किया जाएगा, दैट विल बी ए फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोविज़न ये भी रख दिया था कि अपनी मर्जी से भी लोग आ रहे थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स की बात की जाए तो सभी ने मना कर दिया फेडरेशन में आने से। ओके, नेक्स्ट वन, यूज ऑफ द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इम्पेरियलिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स। देखिए हम बात कर रहे हैं 1935 के दौरान की। इट वाज द टाइम ड्यूरिंग विच द इंडियन रिवॉल्यूशन वाज ऑन इट्स हाई पीक। ओके, एक तरफ गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन वगैरह चला रखा था, दूसरी तरफ भगत सिंह और भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ काफ़ी इस टाइम पे इंडिया में चल रही थी। सो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का एक फॉर्मूला ये था कि प्रिंसेस को अपनी तरफ रख लो तो ताकि थोड़ा काउंटर बैलेंस हो जाएगा। ओके, सो योर फॉर आंसर विल बी गोना राइट, use of the princes to counterbalance the anti-imperialist doctrine of the national leaders. Okay, next question और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट वन, सम ऑफ द मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। फर्स्ट पॉइंट, abolition of diarchy at the governor princes. Second point, power of the governor to veto legislative action and to legislate on their own. Third point, abolition of principle of communal representation. Which of the following statements is oblique or correct? Okay, the first point की बात की जाए, abolition of diarchy at the governor prince provinces का मतलब है at the provincial level, absolutely right. Power of the governor to veto legislative action and legislate on their own, absolutely right. ये भी पॉइंट हमने डिस्कशन किया था क्योंकि गवर्नर को वीटो पावर दी गई थी ओवर द लेजिस्लेटिव एक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट, पहले दोनों राइट। थर्ड वन, abolition of principles of communal representation. Okay, look at this point, abolition of principle of communal representation, absolutely wrong, क्योंकि इन्होंने लेबर्स वोमेंस के लिए भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया था। So we can say only first and second right. Look at the option first and second. So your option B or option second will be right. All right. So let us move ahead. इसके बाद बात करते हैं हम अगस्त फॉर डोमिनियन स्टेटस क्या था और क्रिप्स मिशन की हम बात कर लेते हैं। देखिए इसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, इसके पीछे की थोड़ी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए क्या थी। देखिए इट वॉज द टाइम ड्यूरिंग 1940
एंड लॉर्ड लिलिंगथो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, 1940 में एक इंसिडेंस ये थी कि हिटलर का राइज हो रहा था जर्मनी के अंदर एंड ही वाज अटैकिंग ओवर द ब्रिटिशर्स। ओके, सो इंडिया में भी क्या सिचुएशन थी, एक तरफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड लिलिंगथो और एक तरफ गांधी जी और मुस्लिम लीग या फिर अली जिन्ना आप कह सकते हैं। सो इंडियंस की उस टाइम पे डिमांड ये थी कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। डोमिनियन स्टेटस मीन पॉलिटिकली एंड लीगली इंडिपेंडेंस, लेकिन जो मेन हैंड होगा रूल्स एंड रेगुलेशन का, सेंटर बॉडी होगी, वो आपका किंग क्वीन को रख लीजिए, आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। तो लिलिंगथो बोलते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे इफ़ यू पार्टिसिपेट इन द वॉर। अगर आप ब्रिटेन की तरफ से इंडिया को पार्टिसिपेट कराओगे वॉर में तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ओके, ये सब जो बातें थी अगस्त ऑफर था, ये सब एक वर्बली कह सकते हैं हम बातें थी। इसी को प्रपोज में, इसी का आधार बना के 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आया। क्रिप्स मिशन इन द ईयर 1942 एंड द विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम। सो इनकी कैबिनेट से 3 बंदे आते हैं क्रिप्स मिशन में, जिनका नाम था स्टीफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस। एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आप प्लीज़ नोट्स बना लीजिए इन तीनों पॉइंट के। स्टीफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, दीज वर द 3 मेंबर्स फ्रॉम द कैबिनेट, और ये क्रिप्स मिशन के रूप में इंडिया में आते हैं। और ये लोग ऑप्शन रखते हैं, अगस्त ऑफर में जो बातें की गई थी उसको लेके ये ऑफर देते हैं डोमिनियन स्टेटस का और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। लेकिन एक पॉइंट रख देते हैं बीच में कि ये जो बातें हैं अगस्त ऑफर में, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय बोथ मुस्लिम लीग एंड आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग ने बिल्कुल मना कर दिया साफ तरीके से, क्योंकि उनको डोमिनियन स्टेटस से कोई लेना देना नहीं था। दे वांट ए न्यू नेशन, अलग राष्ट्र की उनकी इच्छा थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पे अड़ गए, वी विल नॉट एक्सेप्ट द डोमिनियन स्टेटस, वी वांट ए नेशन दैट इज पाकिस्तान। ओके, सो फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन इन द ईयर 1942, क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है और गांधी जी इन द ईयर 1942 दे स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, डू और डाई करो या मरो। ओके, सो आफ्टर दैट ए ह्यूज प्रेशर ऑन द ब्रिटिशर्स by starting the Quit India movement in the year 1942. Okay, so Indian Independence Act 1947 it came into existence. So point क्या कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के, तो एक बार देख लेते हैं सभी पॉइंट्स को। ऑन 28 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्स दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड अप टू 30 जून 1948। END कर लीजिए आप इसको प्लीज यहाँ पे, यस मेक इट END, एंड अप टू END। ओके, ऑन 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड अप टू 30 जून 1948। 30 जून 1948 तक हम ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपना पूरा बिस्तर समेट के यहाँ से जा चुके होंगे। ये डिक्लेरेशन कर देते हैं ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली। अब देखिए 1942 तक तो ये क्रिप्स मिशन इंडिया में लेके आ रहे हैं, अगस्त ऑफर दे रहे हैं 1940 में। अभी 7 साल में ऐसा क्या होगा कि ये बिल्कुल यहाँ से भागने को तैयार हो गए। देखिए 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वार 2 चला हुआ था, आपको पता होगा। वर्ल्ड वार 2 में इंग्लैंड काफ़ी वीक हो गया था और 1945 में जब अमेरिका ने ड्रॉप कर दिए थे एटॉमिक बॉम्ब ओवर द जापान, देयर वाज ए सडन स्टॉपेज ऑफ वॉर। ओके, सबको ये लग रहा था बस अपना अपना सिस्टम संभाल लो भैया, अब ये पॉलिसी चलने वाली नहीं है। ब्रिटिशर्स को समझ में आने लग गया था कि भाई हमारे राज्य में कहीं भी सूर्य अस्त नहीं होता, वो उनको समझ में आने लगी थी। सो व्हाट वर द सिचुएशंस अंडर विच इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज passed? This all outcome of the continuous effort of the Indians towards getting their independence from the Britishers. Okay, इसी बीच में अपने
अली जिन्ना, मुस्लिम लीग भी अड़ी हुई थी, दे वांट ए सेपरेट नेशन। ऑन 3 जून 1947, 3 जून 1939 को गवर्नमेंट अनाउंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इट नॉट एप्लीकेबल टू द अनविलिंग पार्ट ऑफ द नेशन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो प्रोविज़न थे, उसमें ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा या फिर एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसी जगहों को, ऐसे प्रिंसली स्टेट को जो उसको लेना नहीं चाहते। ओके, सो कहीं ना कहीं मनमानी वाली बात होगी थी प्रिंसली स्टेट्स की। आपको पता होगा उसके बाद क्या क्या स्टोरी हुई थी। द आयरन मैन ऑफ इंडिया केम इन टू बिटवीन। ओके, सो दैट इज ए डिफरेंट टॉपिक, वी विल टॉक अबाउट लेटर। Next point, Lord Mountbatten put forth the partition plan on the same day. It is called the Mountbatten Plan on 3rd June. Not important. Accepted by both Congress and Muslim League. देखते हैं क्या और important provision थे। Indian Independence Act 1947 and British rule in India and declare India as a independent and sovereign state. Sovereign state कर लीजिए आप यहाँ पे, from 15 August 1947. Okay. पार्टीशन ऑफ द कंट्री टू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बन गए। हालांकि गांधी जी ने इसका खूब अपोजिशन किया, लेकिन वो इसको नहीं रोक पाए। द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय वाज अबॉलिश्ड एंड प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। गवर्नर वाइसरॉय की जो पोस्ट थी उसको भी अबॉलिश कर दिया और उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। Okay, this act empowered the Constituent Assembly to frame and adopt any constitution, whatever they like, whatever they want for the future of their country. दोनों देशों को आज़ाद कर दिया, भाई आप अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपने हिसाब से आप अपना संविधान बनाइए। आपको क्या लगता है आपके देश के लिए क्या बेहतर रहेगा, हमें आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ग्रांटेड फ्रीडम टू द प्रिंसली स्टेट्स आइडिया टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ये बड़ा पंगा था। ब्रिटिशर्स बोल गए प्रिंसली स्टेट को, भाई आपकी मर्जी है, आप इंडिया में जाओ, पाकिस्तान में जाओ या बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहो। अब देखिए 500 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में उस वक्त 1947 में। अगर सरदार पटेल ना होते तो बड़ी मुश्किल होने वाली थी इंडिया के लिए। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने प्रिंसली स्टेट को बोल दिया कि आप भैया चाहें तो अलग रह सकते हैं, या पाकिस्तान में जाए या फिर आप इंडिया में रहें, वो आपकी मर्जी है। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमें सबको पता है। अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। सो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। देखिए अब तक हमने बात की रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक। देखिए ये सेक्शन काफ़ी पेचीदा है, हालांकि क्योंकि हर एक एक्ट में हर एक प्रोविज़न अलग अलग आते जाते हैं हर एक्ट के हिसाब से। सो आप इन वीडियो को 2-2, 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार देखो कम से कम, तब आपको अच्छे से याद होंगे चीज़ें। डोंट वरी, इसके ऊपर हम एक अलग से MCQ सीरीज़ भी बनाएंगे इसके ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया है। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन जो 5-6 लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं उन सभी के बारे में क्वेश्चन सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, कोई आपको लग रहा है डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। सीखते रहेगा प्लीज़।